Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you all guys are fine. Today our topic is multiple regression. So मैं आपको बताता चलूँ कि मल्टीपल रिग्रेशन से पहले हम एक और लेक्चर अपना कंडक्ट कर चुके हैं which is the simple linear regression model and also in which lecture we have discussed on the correlation and the outlier and coefficient of determination as well. So उस टॉपिक में हम डिटेल में हमने देखा है कि किस तरह आप दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप चेक करते हैं और फिर आप किस तरह यानी दो वेरिएबल्स के दरमियान किस तरह आप इंटरडिपेंडेंसी चेक करते हैं और सिमिलरली आप किस तरह एक वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल पर डिपेंडेंसी चेक करते हैं जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मल्टीपल रिग्रेशन बेसिकली इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। सो हमें सबसे पहले तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर आपने सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के कॉन्सेप्ट को नहीं देखा अभी तक या उस लेक्चर को या उस टॉपिक को आपने कवर नहीं किया तो सबसे पहले आप उसको कवर करें, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसी से ही लिंक करेंगी, ठीक है। उसमें सिर्फ हमारी ये इसमें इस लेक्चर में सिर्फ उसकी एक्सटेंशन है। वहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में, जबकि मल्टीपल रिग्रेशन में हम क्या करते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का इफेक्ट या उसके दरमियान आप डिपेंडेंसी चेक करते हैं। सो रिकॉल करते हैं कि जी प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। इसको हमने देखा था किस तरह आप रिलेशनशिप चेक करते हैं दो वेरिएबल्स के दरमियान, जिसमें कोरिलेशन को हमने डिटेल में देखा था, सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन को भी देखा था। तो कोरिलेशन का मतलब क्या है, मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। सो दो वेरिएबल्स के दरमियान आप किस तरह उसकी जो एसोसिएशन है या रिलेशनशिप इसको आप कह सकते हैं सिंपली, वो कितना ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। ये कोरिलेशन आपकी दो वेरिएबल्स के दरमियान एसोसिएशन को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। तो इसको भी डिटेल में हमने देखा था और फिर उसके बहुत सारे यानी कि फैक्टर्स थे, डिफरेंट रेंज की इंटरप्रिटेशन भी देखी थी, सिमिलरली उसकी कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन को भी हमने देखा था। तो अगर आपने इसको कवर नहीं किया तो पहले तो आप इस टॉपिक को कवर कर लें जो कि प्रीवियस हमारा लेक्चर है, इंट्रोडक्शन टू सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल एंड कोरिलेशन एनालिसिस पर। उसके बाद सिंपल लीनियर रिग्रेशन को भी देखा था कि इसकी डेफिनेशन को रिकॉल कर लेते हैं, मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ वन वेरिएबल एक्स टू प्रेडिक्ट द अदर वेरिएबल वाई। सो किसी एक वेरिएबल को देखें ना, वन वेरिएबल की एबिलिटी को आप क्या करते हैं, मेजर करते हैं टू प्रेडिक्ट करने के लिए, किसको प्रेडिक्ट करने के लिए, दूसरे वेरिएबल को। कौन सा वेरिएबल है वो, वाई, जिसको आप डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो आपको पता है कि जिसको आपने प्रेडिक्ट करना होता है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसके जो जिसकी बुनियाद पे आप उसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। Computes a regression equation that describes the relationship between the response variable y and the predict variable x by expressing y as a function of x. तो ये इक्वेशन की बात कर रहा है, जो इक्वेशन हमने बनाई थी इसके लिए मॉडल बनाई थी, क्योंकि हमने y हमारा रिस्पांस वेरिएबल होता है और जो x वेरिएबल है इसको आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी कहते हैं, या इसको प्रिडिक्टर भी कह सकते हैं। y वेरिएबल को आप प्रिडिक्टेंट भी कह सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हैं डिफरेंट टाइप्स के, इसको हम कवर कर चुके हैं। अगर आप इसको इस लेक्चर को अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको पहले रिकॉल कर लें, अच्छी तरह उस लेक्चर को देख लें, फिर आप मल्टीपल रिग्रेशन की तरफ मूव करें। सो मल्टीपल रिग्रेशन क्या है जी? लीनियर रिग्रेशन इज अ मॉडल टू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम अनदर, ठीक है। ये तो हो गया ना, लीनियर रिग्रेशन एक ऐसा मॉडल है या एक ऐसी इक्वेशन है जो प्रिडिक्ट करता है किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल्स की बुनियाद पर। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया ना, सिंपल, हम देख चुके हैं। while multiple regression is a natural extension of this model, ठीक है। जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल हमने देखा था उसकी जो एक्सटेंशन है मल्टीपल रिग्रेशन बेसिकली, in which we use it to predict values of an outcome from several predictors, ठीक है जी। अब देखें ना, इसमें आपके पास प्रेडिक्टर्स सेवरल होते हैं, सेवरल से मुराद हो गया एक नहीं होता, एक से ज़्यादा होते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, मैक्सिमम
जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंफॉर्मेशन होंगी वो हम यूज़ करेंगे। सो देखें, प्रेडिक्टर से मुराद इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। सो वी यूज़ इट टू प्रेडिक्ट वैल्यूज़ ऑफ एन आउटकम फ्रॉम सेवरल प्रिडिक्टर्स। ठीक है, हम एक वेरिएबल को प्रिडिक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सेवरल प्रिडिक्टर्स। ठीक है, यानी सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इट इज़ अ hypothetical model of the relationship between several variables। ये जब आप मॉडल बनाते हैं वो भी उसमें आपका जो रिलेशनशिप होता है डिफरेंट वेरिएबल्स के का होता है आपस में। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ दो वेरिएबल्स, नहीं, अब डिफरेंट वेरिएबल्स के दरमियान उसका आप क्या करते हैं, रिलेशनशिप चेक करते हैं। ठीक है जी। यूज्ड व्हेन देयर इज मोर देन वन प्रेडिक्टर वेरिएबल, ये भी हो गया, हम क्लियर कर चुके हैं कि ये मल्टीपल रिग्रेशन कब हम यूज़ करते हैं, जब हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा होते हैं। उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं, मल्टीपल रिग्रेशन यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ द सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। अब इसका पर्पस क्या हो सकते हैं, टू प्रेडिक्ट वाई गिवन अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेडिक्टर वेरिएबल्स, to assess the relative importance of each predictor variable in explaining the response variable y। देखिए ना, y को प्रेडिक्ट करने के लिए ही हम मल्टीपल रिग्रेशन यूज करते हैं ना। y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जबकि आपको क्या गिवन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेडिक्टर वेरिएबल्स, यानी डिफरेंट प्रेडिक्टर वेरिएबल्स गिवन होते हैं, एक से ज्यादा प्रेडिक्टर वेरिएबल्स गिवन होते हैं। टू असेस द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ ईच प्रेडिक्टर वेरिएबल्स, हर एक प्रेडिक्टर वेरिएबल यानी हर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की जो इम्पोर्टेंस होती है वो डिफरेंट होती है, और फिर उसी के बुनियाद पे ही आपको जो रिस्पांस वेरिएबल है वाई वो अपना उसका इफेक्ट चेक होता है कि वो किस तरह, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो रहे होते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंस जिस तरह इंक्रीज डिक्रीज होगी तो वाई का भी, वाई पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये एक पूरा एक हम प्रोसेस देखेंगे। सो बेसिकली हमने मल्टीपल रिग्रेशन का एक थ्योरी को यानी सबसे पहले हमने देखना है, फिर उसके बाद हम नॉर्मल इक्वेशंस को देखेंगे किस तरह डिराइव होते हैं, इस पूरे लेक्चर की बात कर रहा हूँ। फिर हम देखेंगे कि किस तरह हमने मल्टीपल रिग्रेशन को सॉरी एस्टिमेट करना है, यानी उसका मॉडल फिट करना है, और फिर उसकी एग्जांपल प्रैक्टिकल देखेंगे, और फिर एट द एंड हम इसकी एस्टिमेशन देखेंगे या इसकी टेस्टिंग देखेंगे कि किस तरह मल्टीपल रिग्रेशन पे टेस्टिंग हो सकती है। फिर आउटलायर्स को भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। सो ये हमारा आज का पूरा कंप्लीट जो मल्टीपल रिग्रेशन पे टॉपिक है वो इन तमाम चीज़ों पे कंसिस्ट करेगा। अब देखें जी, अंडरस्टैंड व्हेन टू यूज़ मल्टीपल रिग्रेशन। ठीक है, ये तो हमें पता होना चाहिए कि कब हमने मल्टीपल रिग्रेशन यूज़ करना है, तो वो मैंने आपको बता दिया है कि जब आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल और मोर देन वन प्रेडिक्टर या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, तो उस सिचुएशन में आपने मल्टीपल रिग्रेशन यूज़ करना होता है। अंडरस्टैंड द मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन एंड व्हाट द एस्टिमेट रिप्रेजेंट्स। ठीक है ना, ये हम पूरे इस उसमें देखेंगे कि मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन किस तरह बनती है, क्या होती है, और फिर उसके जो एस्टिमेट्स होते हैं, बीटा नॉट, बीटा वन, ठीक है ना, बीटा टू या बी नॉट बी वन, ठीक है, इस ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और फिर हाउ टू डू अ मल्टीपल रिग्रेशन ऑन SPSS। SPSS बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है स्टैटिस्टिकल पैकेजेस का। बेसिकली उसमें कंप्लीट यानी कि हम किस तरह रिग्रेशन रन करते हैं, और ठीक है ना जी, उसके आउटपुट्स को देखेंगे, हम फोकस करेंगे कि रिजल्ट्स हमें क्या बता रहे हैं, हम रिजल्ट्स पे फोकस करेंगे। इस पूरे लेक्चर को एंड में हम देखेंगे अंडरस्टैंड हाउ टू इंटरप्रेट मल्टीपल रिग्रेशन। ठीक है, ये भी हम देखेंगे मल्टीपल रिग्रेशन किस तरह इंटरप्रेट होती है। तो ये कंप्लीट हमारा जो टॉपिक है इन तमाम चीज़ों पे कंसिस्ट करेगा। सो जी, मॉडल विद द के इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब ये देखें, जनरल मॉडल का स्ट्रक्चर गिवन है, जिसको हम पहले कहते थे, यानी सिंपली हमने इसको यूँ भी कहा था कि पॉपुलेशन रिग्रेशन मॉडल। अब देखें, ये भी सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन डाटा, क्योंकि देखें ना इसमें अल्फा और बीटा हम यूज़ कर रहे हैं, यानी ये आपके जनरल यानी कि नोटेशंस यूज़ हो रही हैं, जनरल आपका स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है मॉडल का। तो इसकी एस्टिमेशन कैसे होती है, इस मॉडल को किस तरह एस्टिमेट करते हैं, जिसमें हम वाई को फिर रिप्लेस करते हैं वाई हैट से, और वो भी हम देखते हैं आगे जाके। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन को अगर आप रिकॉल करें तो वो मॉडल कुछ इस तरह बनता है, वाई
आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस एप्सिलॉन आई। ठीक है, अब देखें आपको पता है अल्फ़ा और बीटा जो है ना अननोन कोएफिशिएंट्स हैं। अल्फ़ा इंटरसेप्ट होता है, बीटा स्लोप होता है, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और ये एरर टर्म होता है। इसको हम डिटेल में देख चुके हैं। अगर आपको इसकी डिटेल नहीं आती या आप इसको आप नहीं देख सके तो इसको रिकॉल कर सकते हैं आप प्रीवियस जो हमारा टॉपिक है उसको, उस लेक्चर को देख के। मल्टीपल रिग्रेशन को देखते हैं। देखिए इसमें अब एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, इसमें भी अननोन कोएफिशिएंट्स इंटरसेप्ट और स्लोप की फॉर्म में होंगे। लेकिन अब देखिएगा ये आपका अल्फ़ा है, बेसिकली ये आपका इंटरसेप्ट है जिसको वाई इंटरसेप्ट भी कह सकते हैं, और ये देखें स्लोप है लेकिन फॉर x1 यानी प्रेडिक्टर वेरिएबल है, लेकिन डिफरेंट हर एक प्रेडिक्टर वेरिएबल का स्लोप भी चेंज होगा। ठीक है, x1 x2 सो वन। सो हर एक प्रेडिक्टर वेरिएबल्स का उसका अलग अलग से स्लोप है। बीटा 1 इसी तरह ये बीटा 2 हो गया, बीटा के। अब के इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मुराद है जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे वहाँ तक आपने यूज़ करना है। अगर 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो आपने भी 4 तक जाना है, b4 बीटा 4 एंड x4। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मेट है मल्टीपल रिग्रेशन का। तो अब इसको और इसको कंपेयर करें तो सिर्फ इतना डिफरेंस है, यहाँ पर हमारे पास जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे उतना टाइम हमने इसको रिपीट करना है। ठीक है, सो ये स्लोप दिस और ये बीटा की बात कर रहा है, ये आपके पास स्लोप पैरामीटर्स हैं, जबकि अल्फा इज द इंटरसेप्ट। ठीक है, ये तो हम क्लियर कर चुके हैं। अब देखें रिग्रेशन इक्वेशंस। अब देखें ना ये हमने देखा है मॉडल विद के इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये आपका पॉपुलेशन रिग्रेशन मॉडल समझ लें। लेकिन इसकी जब हम एस्टिमेशन करते हैं यानी मॉडल को जब हम एस्टिमेट करते हैं तो हम किस तरह लिखते हैं, देखिए देखें ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन है। उसका मॉडल अगर आपने इसको एस्टिमेट करना है तो वाई हैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बी एक्स, बेसिकली ये हमारे पास होता है कुछ इस तरह। ये इधर देखें इसमें भी यही चीज़ थी, तो आपने जब इसको प्रेडिक्शन करनी होती है तो वाई को रिप्लेस करना होता है वाई हैट से। तो जब हम रिग्रेशन इक्वेशंस को यानी प्रेडिक्शन इक्वेशन इसको भी कह सकते हैं, तो अगर आपका सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है तो वो सिंपली ए प्लस बी एक्स की फॉर्म में यूज़ हो सकता है। तो ये भी कोई इशू नहीं है कि इसको आपने अल्फ़ा को रिप्रेजेंट किया ए के साथ, इसी सिमिलरली आपने बीटा को बी में कन्वर्ट किया। अब ये बेसिकली ए और बी एस्टिमेट हैं अल्फ़ा और बीटा के। ठीक है ना, इसकी जगह पे आप यूँ भी कर सकते थे, ये कोई इशू नहीं है। अल्फ़ा की जगह पे आप बीटा नॉट भी लिख सकते थे और यहाँ पर बीटा 1 भी लिख सकते थे। तो ये कोई इशू नहीं होता कि आपने यहाँ पर अल्फ़ा लिखा या बीटा लिखा या आपने यहाँ बीटा नॉट लिखा या यहाँ बीटा लिखा, बीटा वन भी लिख सकते हैं। तो इसमें कोई यानी कि डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा कि अगर आप यहाँ पर जो इसकी नोटेशंस हैं वो चेंज कर लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पर जो अल्फ़ा है वो ए से आपका एस्टिमेट हो रहा है और बीटा आपका बी से एस्टिमेट हो रहा है। सो अगर आपने वहाँ इस मॉडल में जैसे यहाँ अगर बीटा नॉट यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पर एक जगह पे बी नॉट लिख सकते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं आ रहा। तो बहरहाल अगर अल्फ़ा यूज़ कर रहे हैं तो ए से आप इसको एस्टिमेट करेंगे और बीटा यूज़ करें तो सिंपली बी से यूज़ करेंगे। सो मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन भी आपकी कुछ इस तरह बनेगी, y hat is equal to a plus b1 x1 प्लस b2 x2 प्लस so on bk xk। तो अब देखें यहाँ a जो है ये बेसिकली इंटरसेप्ट है, लेकिन अब ये आपका यूज़ हो रहा है इस सेंस में कि अल्फ़ा का जो एस्टिमेट है यानी ये अल्फ़ा को एस्टिमेट करने के लिए a यूज़ हो रहा है। अब बेसिकली यहाँ आप सैम्पल डाटा यूज़ करते हैं ना, तो पॉपुलेशन डाटा तो हमें नहीं गिवन होता, सैम्पल डाटा गिवन होता है। तो अब ये आपका एस्टिमेट है अल्फ़ा 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 का सिंपली। सो b1 और b2 जो है ये भी एस्टिमेट हैं बीटा 1 और बीटा 2 के। ठीक है, अब ये बेसिकली स्लोप से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब b1 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट फॉर फर्स्ट प्रेडिक्टर वेरिएबल x1। सिमिलरली b2 x2 के लिए जो है ना रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, और ये आपको पता है इंटरसेप्ट होता है। इसका मतलब क्या हो गया, वैल्यू ऑफ y व्हेन ऑल प्रेडिक्टर वेरिएबल्स आर 0। ये भी हम क्लियर कर चुके हैं कि जब सिंपल लीनियर रिग्रेशन को हमने पूरा कम्प्लीटली डिस्कस किया था तो वहाँ अल्फ़ा या बीटा नॉट या बीटा 1 बीटा 2 को अच्छी तरह हम उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो देख चुके हैं।
तो ये बिल्कुल इसकी इंटरप्रिटेशन भी वैसे ही है जैसे आपने सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में देखा था। अब देखें स्टैटिस्टिकल मॉडल्स, आप हम देखें ना मॉडल्स को एस्टिमेट कैसे करते हैं, मॉडल्स कैसे बनाते हैं, उस चीज़ को हम देखेंगे। अब देखिए रनिंग रिग्रेशन एनालिसिस इज नॉट अ सिंपल मैटर ऑफ इनपुटिंग डाटा, क्लिकिंग अ बटन एंड ऑब्टेनिंग अ फिक्स मॉडल ऑफ द डाटा। सो क्या मतलब है कि रिग्रेशन एनालिसिस जो आप करते हैं ये बिल्कुल इतना भी सिंपल नहीं है कि आप डाटा इनपुट करें और फिर एक बटन क्लिक करें और आपको रिजल्ट्स आ जाएं और आप खुश हो जाएंगे कि हमारा रिग्रेशन रन हो गया। तो इतना भी सिंपल नहीं है। इसको जब हम रिग्रेशन करेंगे तो कुछ हमें इंटरप्रिटेशन भी आनी चाहिए, डाटा के बारे में, डाटा की नेचर का भी पता होना चाहिए, उसकी एजम्पशन भी आनी चाहिए, मॉडल की एजम्पशन भी आनी चाहिए। और सिंपल रिग्रेशन मॉडल जो है उसकी हमने एजम्पशन जब देखी थी और बिल्कुल एज इट इज़ जो मल्टीपल रिग्रेशन है इसकी भी एजम्पशंस होती हैं। अब देखिए ना जैसे जैसे एक एजम्पशन ये है कि एरर टर्म है, जो एरर टर्म आपकी यूज़ होती है, इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इसका मीन आपका ज़ीरो होता है जबकि वेरिएंस बेसिकली कांस्टेंट होता है और वो फॉलो करता है सिग्मा स्क्वायर को, ठीक है ना। हर एक प्रेडिक्टर वेरिएबल्स के लिए उसका जो वेरिएंस सॉरी एरर टर्म के लिए उसका वेरिएंस सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सिग्मा स्क्वायर होगा। इसी तरह और भी इसकी एजम्पशंस थी, हम इसको देख चुके हैं। अगर आप एजम्पशंस रिकॉल करना चाहते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के टॉपिक में, हमने स्टार्ट में एजम्पशंस को भी देखा था, उसको भी आप वहाँ से देख सकते हैं। यू क्रिएट द मॉडल ऑफ योर डाटा, subjective process in many respects. You shape the model you create, your job is to create the model the best describe the data। ठीक है, डाटा के बारे में बात हो रही है कि आपको पता होना चाहिए डाटा की क्या नेचर होती है और उसकी क्या नेचर होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। अब देखें ना, आपको एक डाटा गिवन होगा, उस डाटा की बुनियाद पे ही हम रिग्रेशन अप्लाई करेंगे। assessing the relative contribution of each predictor variable to the response variable, which variable contributes most। अब देखें ना ये क्वेश्चंस हैं, अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वेरिएबल ऐसा है जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है और कौन सा है जो उससे कम या उससे ज़्यादा, ठीक है, उससे कम आप उसके लिए प्रेडिक्टर वेरिएबल्स की कंट्रीब्यूशन है। विच वेरिएबल्स डू नॉट सीम टू कंट्रीब्यूट टू प्रेडिक्शन, कौन सा ऐसा वेरिएबल है जिसकी प्रेडिक्शन में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो ऐसा भी होता है। ये सारे क्वेश्चन के आंसर हम किसी डाटा को यूज़ करके आंसर उसके जो है ना फाइंड कर सकते हैं। तो हम देखेंगे एट द एंड इस पे कि किस तरह ये होता है और किस तरह हम ये आंसर्स जो है ना इसकी तलाश कर सकते हैं। Problem: the order with which you input the variables into the analysis influence the model. Variable entered first is attribute more variance by the time the last variable is entered. There might be very little variance left to explain. ये भी ऐसा होता है कि आपको पता होना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं जब आप मॉडल्स को रन करते हैं। सो इसको भी देखेंगे कि ये कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं। ये कुछ आपके सामने एक शेप है जिसमें आपको ये बताया गया है कि फॉर एग्जांपल ये y है, ये x1 है, ये x2 है। अब y का जो कंट्रीब्यूशन है, हम देखें ना इसको, ये y फॉर आपको पता है y डिपेंडेंट है, x1 और x2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। अब ये एरिया जो है वेरिएंस इन y रिलेटेड टू x1, अब देखें ये y का एरिया है ना बेसिकली, जबकि x1 से रिलेट कर रहा है। अब इस एरिया को देखें, ये y का टोटल एरिया देखें ना ये है, अब इसमें x2 रिलेट हो रहा है। सो वेरिएंस इन y रिलेटेड टू x2 वेरी, अब देखें ये वाला एरिया जो है ये y का एरिया में ही इंक्लूड हो रहा है, x1 में भी इंक्लूड हो रहा है, x2 में भी इंक्लूड हो रहा है। So variance in y related to shared variance between x1 and x2, which variables gets credit x1 और x2। ठीक है, ये भी यानी कि एक शेप के थ्रू आपको बताया गया है कि आप ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं कि कौन सा वेरिएबल है जो x y से रिलेट कर रहा है, कौन सा कितना रिलेट कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है, कम कर रहा है, इसकी मेजरमेंट भी आप कर सकते हैं। The predictor variables are correlated with each other and with the response variable, which predictor variable get credit for this shared variable। ठीक है ना, ये क्वेश्चंस हैं जो हमारे माइंड में क्रिएट होते हैं, इनके आंसर्स हमें फाइंड करने होते हैं। ठीक है ना, तो अब ये चीज़ें भी हमारे जहन में होनी चाहिए कि जब आप किसी वेरिएबल्स की डिपेंडेंसी चेक करते हैं अदर वेरिएबल्स पे,
तो आपको पता होना चाहिए कौन सा वेरिएबल ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन सा कम कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन सा ज़्यादा रिलेटेड है, कौन सा कम रिलेटेड है। इन सारे आंसर्स आपको पता होने चाहिए इन चीज़ों का। सो ये अब देखिएगा ज़रा, एक स्ट्रक्चर आपके सामने गिवन है। हमारे पास कुछ एन ऑब्जर्वेशंस होंगी, एक डाटा का हमें स्ट्रक्चर गिवन है कि हमारा जो डाटा होगा ना वो कुछ इस तरह गिवन होगा। अब देखिए ये वाई वेरिएबल है बेसिकली। अब वाई वेरिएबल आपको पता है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ये जो ऑब्जर्वेशंस है y1 y2 सो ऑन yn, ये ऑब्जर्वेशंस हैं। अब टोटल अगर आपके बस n ऑब्जर्वेशंस हैं, n से मुराद कुछ भी हो सकता है, 5 10, ठीक है। तो जितनी ऑब्जर्वेशंस होंगी वो आप यूज़ करेंगे। अगर 10 ऑब्जर्वेशन 10 तक जाएंगे। अब y1 की जगह पे कोई भी ऑब्जर्वेशन होगी, ठीक है ना, ऑब्जर्वेशन 1 2 सो ऑन एंड सिमिलरली x1। अब देखिए x1 एक सेकंड सॉरी ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x2 सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सो ऑन x के जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे उनमें हर एक में ऑब्जर्वेशंस उनकी डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है ना। तो हमने यही तो चेक करना होता है कि हमारा y वेरिएबल्स कितना इफेक्ट हो रहा है जब x1 x2 चेंज हो रही है, ठीक है। तो यही हमने प्रिडिक्शन देखनी होती है मॉडल बनाने के बाद। तो सबसे पहला काम तो हमारा यही होता है ना कि मॉडल हम बनाएं। तो जब मॉडल बन जाता है उस मॉडल को बनाने के बाद फिर हम उसके ऊपर क्या करते हैं, एक बेसिकली उसकी फिर प्रिडिक्शन करते हैं कि वाई वेरिएबल्स आपका प्रिडिक्ट कैसे होगा जब x1 और x2 चेंज होगा, उसकी वैल्यूज जो भी होंगी वो हम यूज़ करेंगे। तो उसकी बुनियाद पे फिर हम वाई को प्रिडिक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्स डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। सो ये हमारे सामने एक स्ट्रक्चर गिवन था कि डाटा हमारा कुछ इस फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। आपको एक डिपेंडेंट वेरिएबल, कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की ऑब्जर्वेशंस गिवन होंगी और उनको यूज़ करके आपने अपने सॉल्यूशंस को जो है ना सॉल्व करने। अब देखें, तो सबसे पहले आपको पता है कि डाटा जब होगा उसके बाद फिर आपको पता होना चाहिए नॉर्मल इक्वेशंस क्या होती हैं। सो जब हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल किया था तो उसकी दो नॉर्मल इक्वेशंस बनी थी सिंपली। अब मैंने आपको वो कहा था दो मेथड हैं, या तो वो आप नॉर्मल इक्वेशंस डिराइव करें या उन नॉर्मल इक्वेशंस को आप याद करें, ठीक है। आप डिराइव भी कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जब आपके पास मल्टीपल रिग्रेशन होती है तो तब आपके पास कोई फिक्स्ड नॉर्मल इक्वेशन नहीं होती, ठीक है। आप देखें कि अगर आपके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो तीन आपके पास इक्वेशंस बन सकती हैं। अगर थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो आपकी इक्वेशंस फोर बनेगी, इस तरह बढ़ते जाएंगे। तो इसीलिए हमें एक मेथड आना चाहिए कि किस तरह नॉर्मल इक्वेशंस बनाई जाती हैं, किस तरह नॉर्मल इक्वेशंस को डिराइव करते हैं हम। तो वो मेथड हम पढ़ेंगे, इसको हम OLS के थ्रू एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें, हाँ, जैसे कि अल्फ़ा बीटा वन बीटा टू इनको हमने एस्टिमेट करना है, फाइंड करना है, यानी B1 B2 सो ऑन BK तक हमने इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। उसके लिए हमें नॉर्मल इक्वेशंस बनानी पड़ती हैं। The OLS estimates of the parameters are chosen to minimize the estimated sum of squares error. तो अब ये हम एस्टिमेटेड सम ऑफ स्क्वायर एरर यूज़ करेंगे, जिसको हम सम ऑफ स्क्वायर एरर से मुराद क्या हो गया, ये है ई आई एरर है। एरर किसके इक्वल होता है, वाई आई माइनस वाई हैट के इक्वल होता है, ठीक है। आप देखें ना, ई आई आपका किसके इक्वल होता है, ये चीज़ सिंपली वाई, ये बात हम पहले देख चुके हैं, वाई आई माइनस वाई हैट। अब वाई आई आपका वाई आई जो है ओरिजिनल वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल, वाई हैट आपका प्रिडिक्टेड है। अब इस चीज़ का आपने स्क्वेयर्ड और सम लेना है, ठीक है ना, सम लेना है, स्क्वेयर्ड लेके इसका सम ले लेना है, ये आपके पास बन जाता है सम ऑफ स्क्वेयर्ड ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है। अब इसको अपने क्यू से नाम दे दिए, ठीक है। ये अब बेसिकली क्यू के इक्वल है, दैट इज़ यू मिनिमाइज क्यू। अब कुछ भी कह सकते हैं, इसको एस भी कह सकते हैं, ये लाजमी नहीं है कि आप क्यू कहें, ताकि हमें इजी हो जाए आगे फिर हम इसको सॉल्व कर सकें। अब आपको पता है वाई हैट आपको प्रिडिक्शन इक्वेशन है, प्रिडिक्शन इक्वेशन, प्रिडिक्टेड इक्वेशन कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, रिग्रेशन इक्वेशन भी कह सकते हैं। वो ये सारा पोर्शन है इसके इक्वल आता है। ये देखें ना, ये वाला एरिया जो है, ये सारा एरिया, ये सारा एरिया हमारा किसके इक्वल है,
वाई हैट के इक्वल है। तो हमने वाई हैट की वैल्यूज को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया है। अब यहाँ बेसिकली तो प्लस है, सब में प्लस है ना यहाँ पर, लेकिन क्योंकि आप देखें बाहर किस, अगर आप देखें ब्रैकेट के बाहर देखें, यहाँ अगर ब्रैकेट ब्रैकेट लगा देते हैं आप, ठीक है, तो इसके अगर बाहर देखें तो माइनस है, जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस माइनस बन जाएगा, इसलिए ये इस तरह लिखा हुआ है। तो यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्म लिखा हुआ है, लेकिन हमने इस तरह इसको फाइंड करना है। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल जो है इसको हम मिनिमाइज करेंगे, यू मिनिमाइज क्यू। मिनिमाइज का मतलब क्या होता है, इसको इस पे हम पार्शियल डेरिवेट करेंगे इसको। दिस कैन बी अचीव्ड बाय टेकिंग द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू ए। पहले हम विद रिस्पेक्ट टू ए करेंगे, फिर बी विद रिस्पेक्ट टू बी वन, जितने भी इसमें कोएफिशिएंट्स होंगे, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स होंगे, उन सब पे हम इनको पार्शियली डेरिवेट करेंगे, फिर उसको इक्वल करेंगे जीरो के, देन सेट देम इक्वल टू जीरो। तो इससे क्या हमें डिराइव होगा, इससे नॉर्मल इक्वेशन डिराइव होंगी, ठीक है। तो अब ये हम बेसिकली सेटअप यूज करके इसको मिनिमाइज करेंगे, यानी पार्शियली डेरिवेट करेंगे, ठीक है। और फिर उसको हम विद रिस्पेक्ट टू ए बी वन बी टू जो भी हमारे पास अननोन कोएफिशिएंट्स हैं, उसके थ्रू हम उनको पार्शियल डेरिवेट करके हर एक इक्वेशन को इक्वेट करेंगे जीरो के। तो फिर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन डिराइव होंगी उनको हम नॉर्मल इक्वेशंस कहेंगे, ठीक है जी। क्लियर हो गया होगा मैं समझता हूँ, लेकिन अगर क्लियर नहीं होगा तो दोबारा देखते हैं इस चीज़ को प्रैक्टिकली। अब देखें हमने करना क्या है, जो क्यू हमने क्यू जिसको कहा है सम स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल को, उसको हमने पार्शियल डेरिवेट किया है विद रिस्पेक्ट टू ए, फिर विद रिस्पेक्ट टू बी वन, सो ऑन विद रिस्पेक्ट टू बी के, जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे उतनी बार इसको हम डिफरेंट कोएफिशिएंट्स के साथ इसको हम रिग्रेस करेंगे, ठीक, सॉरी पार्शियल डेरिवेट करेंगे, फिर इक्वेट करेंगे जीरो के, ठीक है, हर एक को। अब इक्वेट करने के बाद फिर अब देखें इसको सॉल्व करते हैं, ये क्यू को उन्होंने पार्शियल डेरिवेट किया है विद रिस्पेक्ट टू ए। अब देखें ये इक्वेशन है जनरल, आपको पता है कि जब इसको डेरिवेट करेंगे तो टू आपको पता है बाहर आ जाएगा, ये सारी चीज़ें हमें पता है किस तरह होता है। सो अब ये एट द एंड पावर के अंदर जब हम इसको पार्शियल डेरिवेट करेंगे तो जो ए है बेसिकली इसके साथ देखिए माइनस है, तो डेफिनेटली ये माइनस जो आपके पास उसमें आ जाएगा, डेरिवेशन में आ जाएगा, और ए का डेरिवेटिव वन आएगा तो माइनस आपका साथ में आ जाएगा -1। सो टू आपका पावर वाला आ गया था पहले और -2 मल्टीप्लाई हो गया। ये तो डेरिवेशन करनी है, आपको पता है डेरिवेशन किस तरह होती है, इस पर मैंने इतना फोकस नहीं करना, डेरिवेशन तो आपको आती है। तो बाकी सारी चीज़ें यानी कि आपकी क्या हो जाएंगी, इसको आपने जब इक्वेट जीरो किया तो -2 को दोनों तरफ से आपने मल्टी डिवाइड करें तो कैंसिल हो जाएगा, और फिर समेशन अप्लाई कर देंगे। सिमिलरली बी वन के साथ इसको पार्शियली डेरिवेट किया है, और फिर बी के साथ भी पार्शियल डेरिवेट किया, तो ये इक्वेशंस आ गई। अब आप देखें जब बी वन से पार्शियल डेरिवेट किया है, ये बी वन का पोर्शन है ना, ये देखें ना, ये बी वन का पोर्शन है, इसके साथ एक तो माइनस भी है, ये भी बाहर आ जाएगा। और ये देखें x1, ये कांस्टेंट बनेगा ना, जब इसके साथ इसको डेरिवेट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट बन जाएगा ना, ये बाहर आ जाएगा माइनस के साथ, और b1 जो है ये इसका 1 के इक्वल आ जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पर भी देखें -2, ठीक है, ये वाला माइनस, और ये x1 ये आपका इसके साथ आ गया, और डेफिनेटली b1 का डेरिवेशन अगर आप डेरिवेट करते हैं तो वो इक्वल आता है 1 के। तो सिमिलरली आपने यहाँ पर भी ऐसे किया है, जब विद रिस्पेक्ट टू बी के किया है तो यहाँ पर देखें एक्स आई के ये आ गया, यहाँ पर ये सब को इक्वेट जीरो किया है, और फिर इनको सॉल्व किया। यू सॉल्व दीज इक्वेशन फॉर नॉर्मल, ठीक, यू हैव टू सॉल्व दीज इक्वेशंस फॉर नॉर्मल इक्वेशन, ठीक है। सिंप्लीफाइंग, अब हम इन सब इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, जो हमने ये वाली क्वेश्चंस बनाई हैं यहाँ पर, इनको अगर सबको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास नॉर्मल इक्वेशंस बन जाती हैं। अब देखिए पहली क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया है, समेशन अप्लाई किया है, सिंप्लीफाई कैसे होगा ना, अब ये तो देखिए आप सिंपली इसको जैसे मैंने कहा -2 पे दोनों तरफ से डिवाइड करें, वो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा, फिर समेशन अप्लाई करें। अब देखें जहाँ जहाँ वेरिएबल है सबके साथ समेशन अप्लाई होगा, लेकिन जहाँ पर वेरिएबल नहीं होगा, जैसे यहाँ पर यहाँ वेरिएबल नहीं है, सिंपल कॉन्स्टेंट है। वेरिएबल कौन से होते हैं ना, ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ठीक। इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, जब कोई वेरिएबल नहीं होता ना
तो जब समेशन अप्लाई करते हैं तो उसके साथ n आ जाता है, ये वाला है ना, ये जो n आपने यहाँ लिखा हुआ है बेसिकली, और ये जो n आपका इधर लिखा हुआ है ना, ये जब इसको अप्लाई करते हैं आप तो यहाँ पर n आ जाता है, तो n a बन जाता है। तो यहाँ पर ये भी यही चीज़ है, बाकी वेरिएबल के साथ समेशन अप्लाई हो जाता है। तो ये इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई किया है, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये डिफरेंट इक्वेशंस बन जाती हैं, ठीक है। और ये आपको पता है ये तो जनरल फॉर्मेट है रिग्रेशन इक्वेशन का, तो ये वही है। अब आप देखें कि आपकी सिमिलरली ये वाली इक्वेशन भी सिंप्लीफाई होगी। इसको भी अगर आप सिंप्लीफाई करें, -2 को दोनों तरफ से डिवाइड करें, और सिंपली ये तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम समेशन और x1 को हर एक के साथ मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर तो x1 y आ जाएगा, और इसके साथ ये a बाहर आ जाएगा, सम ऑफ x1, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ देखें, हम नोट करें, ये देखिए। सो ये पूरी इक्वेशन इस तरह सिंप्लीफाई हो गई है, ठीक है। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन भी इससे बनी है। तो ये आपके एक जनरल फॉर्मेट है कि किस तरह अपने नॉर्मल इक्वेशंस बनानी होती हैं, ठीक है, मैकेनिज्म है आपका। अब देखिए, अगर आपके पास 2 रिग्रेसर्स हों, अब ये फिर आप कहेंगे अब ये एक और नाम कहाँ से आ गया, ठीक है। मैं डिफरेंट नेम इसलिए ही यूज़ किए ताकि आप क्लियर हो जाएं इस चीज़ में कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के डिफरेंट नेम्स हैं। अब देखिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स भी कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को प्रेडिक्टर्स भी कहते हैं, और रिग्रेसर भी कहते हैं। तो डिफरेंट नेम्स हैं। अब विद 2 रिग्रेसर से मुराद हो गया 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अगर आपके पास हो, तो रिग्रेशन इक्वेशंस कितनी बनेगी, नॉर्मल इक्वेशंस कितनी बनेगी, 3 नॉर्मल इक्वेशंस बनेंगी। एक तो ये वाली बन गई ना, ये 2 हमने पहले बना ली हैं। थर्ड इक्वेशन आपकी ये बनेगी, ठीक है। ये बिल्कुल सेम प्रोसीजर होगा, यहाँ पर आपने b3 के साथ इसको परसेंट डेरिवेट करना है इक्वेशन को। तो आपका जनरल फॉर्मेट यहाँ पर आपने 3 तक जाना है, प्लस b2 x2 प्लस b3 x3 तक जाना है। तो ये हमारी इक्वेशन भी इस तरह बनेगी, y hat इज इक्वल टू a प्लस b1x प्लस b2 x2 बन जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ मैंने आपको 3 कहा है, बेसिकली 2 तक ही आपने जाना है क्योंकि 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। The values of a, b1 and b2 are determined by solving these 3 normal equations simultaneously and are substituted into। अब देखें क्या कहा गया है, कह रहा है कि a, b1, b2 क्योंकि अननोन है ना, इस यहाँ पर आपको a, b1 और b2 फाइंड करना है। अभी अगर ये 3 चीज़ें आपने फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करनी है, इन तीनों नॉर्मल इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है सिमल्टेनियसली। इन तीनों नॉर्मल इक्वेशंस को सिमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये रिग्रेशन इक्वेशन बन जाएगी सिंपली। अब देखें, अगर आपके पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हों और एक डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो तो सिंपली 3 इक्वेशंस बनेंगी। अगर तो आपको फिनोमिना आता है, यानी अगर आपको ये मेथड्स आते हैं तो आपको डिराइव करना पड़ेगा, लेकिन ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं होगा कि आप ये पहले क्वेश्चन डिराइव करें और फिर उनको लिखें। आप सिंपली ये 3 इक्वेशंस लिख सकते हैं और रफ पे भी इनको डिराइव कर सकते हैं। अगर तो आप रफ पे डिराइव नहीं करना चाहते तो आप इनको सिंपली एक हिंट भी अपने माइंड में रख सकते हैं कि किस तरह ये तीनों नॉर्मल इक्वेशंस आपने याद करनी है। अगर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे तो ऑलवेज आपके पास ये 3 इक्वेशन इसी फॉर्मेट में बनेंगी। इनको याद भी कर सकते हैं, इनको आप डिराइव भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम तब क्रिएट होता है जब आपके पास 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, तो इक्वेशंस बढ़ती जाती हैं। अगर आपके पास 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते तो 4 इक्वेशंस बनती, 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते तो 5 इक्वेशंस बनती। इसी तरह फिर कैसे आप याद रखेंगे इनको, तो लिहाजा आपको याद नहीं, बाज़ दफ़ा आपको ये चीज़ें भूल जाती हैं, आप रट्टा नहीं लगा सकते चीज़ों को, हर एक चीज़ को रट्टा नहीं लगा सकते। तो अगर भूल जाता है तो फिनोमिना आपको आना चाहिए कि किस तरह आपने इसको डिराइव करना है, तो उसके लिए ये पूरा कंप्लीट मेथड है। ये अगर एक इक्वेशन अगर आप याद कर लेंगे तो इजीली आपको ये इक्वेशंस बनाना आ जाएंगी, ठीक है। तो सिंपली 3 इक्वेशंस अगर आपको आती हैं, इसमें सब में वैल्यूज आपने सब्स्टिट्यूट करनी है, सम ऑफ y, सम ऑफ x1, x2, सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद इनको सॉल्व करना है। अब आपको ये मैट्रिक्स मेथड भी आता होगा, डिफरेंट मेथड आते होंगे, उनके थ्रू आप इनको सिंपली सॉल्व करके इनमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इजीली आपकी इक्वेशन बन जाएगी।
तो होप्स हो कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम देखते हैं कि किस तरह इसको हम अप्लाई कर सकते हैं किसी डाटा पे। सो अ स्टैटिस्टिशियन वांट्स टू प्रेडिक्ट द इनकम्स ऑफ रेस्टोरेंट्स यूजिंग टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। सो कोई भी स्टैटिस्टिशियन है या इन्वेस्टिगेटर है, कोई भी कह सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, वो जो है ना प्रेडिक्ट करना चाहता है रेस्टोरेंट की इनकम को। क्या इंफॉर्मेशन यूज़ कर रहा है? दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की इंफॉर्मेशन को यूज़ कर रहा है। द नंबर ऑफ रेस्टोरेंट एम्प्लॉयज एंड रेस्टोरेंट फ्लोर एरिया। रेस्टोरेंट के एम्प्लॉयज़ की बुनियाद पर और रेस्टोरेंट के फ्लोर एरिया की बुनियाद पर, यानी ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की इंफॉर्मेशन को यूज़ करके वो इनकम, रेस्टोरेंट की इनकम को बेसिकली प्रेडिक्ट कर रहा है। आपको पता है एम्प्लॉयज़ ज़्यादा होंगे, अच्छी वो सर्विस देंगे, या एम्प्लॉयज़ जितने कम होंगे तो उस लिहाज से वो सेविंग तो करेगा, लेकिन हो सकता है कि सर्विस अच्छी ना हो। इस बुनियाद पे वो देखेगा कि एम्प्लॉयज़ कम रखने से फ़र्क पड़ रहा है, यानी प्रेडिक्शन उसकी इनकम अच्छी हो रही है, या एम्प्लॉयज़ ज़्यादा रखने से इनकम अच्छी हो रही है, ये सारी इफ़ेक्ट वो चेक करेगा। सिमिलरली रेस्टोरेंट के फ्लोर एरिया की बुनियाद पर भी वो इनकम को मेजर करेगा, देखेगा। अब देखें ये डाटा आपको गिवन है जिसमें इनकम बताई गई है वाई, यानी इसको अपने डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि जिस चीज़ को आपने प्रेडिक्ट करना होता है ना उसको आप डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। अब देखें हमने किसको प्रेडिक्ट करना है? इनकम को प्रेडिक्ट करना है। सो अगर वो यहाँ पर इनकम की जगह ये वाई ना भी लिखे ना, ये देखें ना x1 x2, ये तो मैंने लिखा है आपकी आसानी के लिए समझने के लिए। अगर मैं ये ना भी लिखूँ ना तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको आपने लाजमी वाई कहना है, ठीक है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपके कौन से हैं? ये अदर दो वेरिएबल्स जो भी हैं, ये रेस्टोरेंट की एम्प्लॉयज और रेस्टोरेंट का फ्लोर एरिया, ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। इसको आपने x1 कह दिया, इसको x2 कह दिया। तो ये देखिए ना 0 0 मतलब ये इनकम 30, इनकम नहीं 30 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 0 मजीद लगेंगे, 30,000 बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ऐसे फ्लोर एरिया के साथ भी स्क्वायर फीट है, और इसी तरह आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं 15 8 12, ठीक है, ये डिफरेंट। सो 30,000 इनकम है होगी अगर आपके पास फ्लोर एरिया 10 स्क्वायर फीट हो और 15 एम्प्लॉयज़ हो। 10 स्क्वायर फीट में इसको इससे 3 0 इसके साथ और लगेंगे, ठीक है। ये तो हो गया आपके पास डाटा की स्ट्रक्चर। बहरहाल ये डाटा आपको गिवन होगा और इसकी बुनियाद पे आपने ये प्रेडिक्शन करनी है, इनकम को प्रेडिक्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो इसके लिए अब हमने करना क्या है? कैलकुलेट करना है एस्टिमेटेड लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन x1 x2 फॉर द अबव डाटा। अब हमने क्या करना है? लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन को एस्टिमेट करना है, जबकि on the basis of x1 and x2, यानी y on x1 and x2, y on, इसको यूँ भी लिखा जा सकता है y on x1 and x2 for the above data। तो जो भी डाटा गिवन है उसके लिए आपने y on x1 x2 इक्वेशन बनानी है। अब देखें ना, y on से मुराद हो गया y जो है ना ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और x1 और x2 आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। सो इसमें आपके आपके पास क्या अननोन क्या है? a प्लस b1, सॉरी a b1 और b2, ये तीन चीज़ें आपके पास अननोन हैं। वेयर a b1 एंड b2 आर द लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स ऑफ अल्फा बीटा 1 एंड बीटा 2 है, ठीक है ना। अब आपको पता है जब पॉपुलेशन रिग्रेशन मॉडल बनाते हैं तो वो उसमें हम अल्फा बीटा 1 और बीटा 2 यूज़ करते हैं। तो अब अल्फा और बीटा 1 और बीटा 2 को एस्टिमेट करने के लिए हम a b1 और b2 यूज़ कर रहे हैं। सो उसके लिए अब हमने क्या करना है? नॉर्मल इक्वेशंस बनानी है। सो नॉर्मल इक्वेशंस क्योंकि हम डिराइव कर चुके हैं तो इजीली नॉर्मल इक्वेशंस आपके सामने लिखी हुई हैं। अगर आपको नॉर्मल इक्वेशंस ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए नॉर्मल इक्वेशंस याद हो जाती हैं इजीली, तो अब आप इजीली लिख सकते हैं उन इक्वेशंस को। लेकिन अगर वो याद नहीं होती तो फिर आपको डिराइव करना पड़ेगा। मेथड आपको पता है, ये पूरा मेथड आप प्रोसीजर यूज़ करेंगे, इस प्रोसीजर के थ्रू ये तीन नॉर्मल इक्वेशन डिराइव हो जाएंगे, ठीक है। सो ये इक्वेशंस आपने लिख लेनी है, बिल्कुल एज इट इज़ प्रोसीजर यूज़ करना है अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए, या पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आपने एग्जांपल सॉल्व करनी है मल्टीपल रिग्रेशन का क्वेश्चन आपको गिवन है तो उसके लिए हमने सेम ये कंडीशन यूज़ करनी है, ठीक है।
द कैलकुलेशन नीडेड टू फाइंड ए b1 एंड b2 आर शोइंग। अब देखें ना, अब हमें a b1 b2 फाइंड करना है, उसके लिए भी इक्वेशंस भी अगर हम यूज़ करें तो समेशन ऑफ y यानी सम ऑफ y, सम ऑफ x1, सम ऑफ x2, सम ऑफ x1 y, ठीक है, ये सारे कॉलम्स रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इन कॉलम्स को यहाँ पर अब देखें बनाया है, हमें तो ये 3 कॉलम्स गिवन थे सिंपली, ठीक है ना, ये 3 कॉलम्स गिवन थे, इन सब के हमने सम ले लिए। अब बाकी कॉलम्स हमने खुद बनाए हैं क्योंकि हमें ये रिक्वायर्ड है। तो अब हमने x1 का स्क्वायर भी लिया, x2 का स्क्वायर भी लिया, x1 और x2 को मल्टीप्लाई भी किया, x1 और y को मल्टीप्लाई किया, x2 और y को मल्टीप्लाई किया। क्यों किया? क्योंकि हमें नॉर्मल इक्वेशंस को देखना है, इस इन नॉर्मल इक्वेशंस को हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। देखें x1 y, x2 y, ये इसका सम चाहिए, सम y का सम चाहिए, सम x1 का, x2 का, ये सारे सम हमें चाहिए। इसलिए हमने ये सारे इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा हमने मल्टीप्लाई करके कॉलम्स बना के फिर उनको सम किया। अब ये हमारे इस पूरे कॉलम का सम है, पूरे कॉलम का सम है, ठीक है ना, पूरे कॉलम का सम हमने यूज़ करना होता है नॉर्मल इक्वेशंस में। सो ये आपने इस तरह इनको मल्टीप्लाई करना है। अब देखें ना, जैसे x1 स्क्वायर है तो सिंपली x1 का स्क्वायर लेना है, नहीं है 10 मल्टीप्लाई बाई 10 100 आ गया। अगर आपने x1 और x2 को मल्टीप्लाई करना है, अब देखिए x1 x2 10 मल्टीप्लाई 15 कितना हो गया, 150 हो गया। इसी तरह 5 मल्टीप्लाई 8 कितना हो गया, 40 हो गया। सिमिलरली x2 और y अगर आपने फाइंड करना है तो x2 और y को मल्टीप्लाई करना है, 15 मल्टीप्लाई 30 40 450 हो गया। 8 मल्टीप्लाई बाई 22 176 हो गया। इसी में होल कॉलम आप बना लेंगे और फिर इनका सम ले लेना है। इसको पूरे को अपने सम को अपने वेरीफाई भी कर लेना है। कैलकुलेशंस हो सकता है कि इसमें कोई डिफ़ॉल्ट हो या मिस्टेक हो, लेकिन आपने वेरीफाई कर लेना है कि जो कैलकुलेशंस हैं उसमें कोई इशू तो नहीं आ रहा। ठीक है, अब देखें इन तमाम इंफॉर्मेशंस को, ये जो आपने सम फाइंड किए हैं, इन तमाम सम को आपने इन नॉर्मल इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे अब आप यहाँ पर आपको सम ऑफ y चाहिए, तो सम ऑफ y किसके इक्वल है, 89 के इक्वल है। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पर देखें ये 89 आ गया। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन की बात करो। अब सेकंड इक्वेशन में आपको यहाँ सम ऑफ x1 yi यानी आपको ये इसका सम चाहिए x1 और y का, वो आ गया 619। आप देखें ये 619 आ गया। ठीक है, सिमिलरली x2y का सम आपने देखना है। अब x2y ये आ गया ना, इसका 1007। अब इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिए तो अपने तमाम समेशंस को इन तीन नॉर्मल इक्वेशंस में आपकी इन तमाम समेशंस की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, तो उससे आपको ये 3 नॉर्मल इक्वेशंस की सब्स्टिट्यूशन के बाद आपको ये 3 नॉर्मल इक्वेशंस डिराइव हुई हैं। अब देखिए इन तीनों नॉर्मल इक्वेशंस को आप सॉल्व करें साइमल्टेनियसली, यानी इनको वन बाय वन सॉल्व करें। अब इन तमाम इक्वेशंस को नाम दे दें, कोई भी 1 2 3। फिर आपने कोई 2 इक्वेशंस पहले सॉल्व करनी है, उनके आपने जो कोएफिशिएंट्स होते हैं इक्वल करके उनको सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करें। फिर इसी तरह फिर नेक्स्ट दो इक्वेशंस लें, एक कंप्लीट प्रोसीजर यूज़ करेंगे। ये 3 नॉर्मल इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड आप हमने एफएससी में भी देखा हुआ है, मैट्रिक में भी कहीं ना कहीं देखा होगा, और इसी तरह लीनियर अलजेब्रा जब आपने पढ़ा है अपने इस कोर्स में इससे पहले, वहाँ पर भी आपने ये चीज़ें देखी होंगी। अगर आपको ये चीज़ें भूल गई हैं तो आप इसको मैट्रिक्स मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी आपको वो मेथड भी नहीं आता तो आप रिवाइज करें, रिकॉल करें अपने तमाम चीज़ों को कि किस तरह आप 3 इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। सिर्फ सिंपली आपने इक्वेशंस सॉल्व करनी है तीनों को साइमल्टेनियसली। आप इसको मैट्रिक्स मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, a b1 b2, ये आप इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ये चीज़ें फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है मैंने, आप इसको सॉल्व करेंगे, वेरीफाई करेंगे आंसर्स। ठीक है, पूरा एक कंप्लीट प्रोसीजर फॉलो करेंगे, जो भी होगा उसके थ्रू आपने ए की वैल्यू फाइंड की है, b1 की वैल्यू फाइंड की है, b2 की वैल्यू फाइंड की है। सो डेफिनेटली अब डाटा आपका चेंज होगा तो आपको ये वैल्यूज़ फाइंड करना आनी चाहिए। आपने कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करना है, किस तरह आपने जो भी मेथड फॉलो करना है, अगर मैट्रिक्स मेथड फॉलो करना है तो वो किस तरह होता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी देखेंगे। इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड्स देखेंगे,
किस तरह 3 इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, इसको जो भी प्रोसीजर होंगे उनको फॉलो करें और उसके थ्रू आपने अननोन वैल्यूज़ जो कि ए, B1 और B2 को इनको फाइंड कर लिया। सो हमने क्या किया है, डिजायर्ड एस्टिमेट्स अब जो हैं इनको हमने मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन जो थी उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हैं। तो ये इक्वेशन बनी है हमारे सामने, y hat is equal to -1.33 plus 0.38 x1 plus 1.662 x2। अब ये रिग्रेशन इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं प्रेडिक्शन के लिए, ठीक है। तो पहली बात है, अगर आपको सिर्फ ये कहा जाता है कि सिर्फ एस्टिमेटेड लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करने, तो फिर तो यहाँ तक बात ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अगर आपको कहा जाता है कि आल्सो प्रेडिक्ट y when the value of x1 is equal to 10 and when the value of x2 is equal to 15, तो फिर आपको x1 की जगह पे 10 और 15 ये पुट करके आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो वैल्यू जो आएगी वो आपकी y की प्रेडिक्टेड वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जो भी वैल्यूज आपको गिवन होगी इसमें सब्स्टिट्यूट करके आप उसकी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। सिंपली आपको ये कहा जाता है अगर कि आल्सो फाइंड द प्रेडिक्टेड वैल्यूज फॉर y। सो प्रेडिक्टेड वैल्यूज आपको कहा जाता है और ये नहीं कहा जाता कि कौन सी वैल्यूज यूज करनी है। तो फिर सिंपली आपने हर एक एक्सेस डिफरेंट एक्स को रिप्लेस करके, यानी आपने बाय हैड फाइंड करना है, पूरा एक कॉलम बनेगा आपका नया, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पर भी बताना चाहूँ, इधर बता देता हूँ कि किस तरह आप फाइंड करेंगे कि आपने बाय हैड का कॉलम अगर बनाना है, उसके लिए आपने x1 और x2 की वैल्यूज़ को उस मॉडल में जो हमने अभी बनाया है उस मॉडल में रिप्लेस करना है, उसको सॉल्व करना है, वो वैल्यू आ जाएगी आपकी y के लिए, ठीक है। इसी तरह फिर आपने x1 की जगह पे 5 और x2 की जगह पे 8 सब्स्टिट्यूट करना है, फिर 10, फिर 12, इसी तरह पूरा आपका एक कॉलम बन जाएगा जिसको आप प्रेडिक्टेड वैल्यूज के नाम से जानते हैं, ठीक है। मॉडल हमारा कौन सा यूज होगा, सिंपली ये वाला मॉडल यूज होगा। तो ये हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन बन गई है, इसको हम एस्टिमेट भी कर सकते हैं या इसको हम प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। ये तो हो गया, आपको क्लियर हो गया कि किस तरह इक्वेशन फाइंड करनी है और फिर उसके बाद किस तरह आपने प्रेडिक्शन करनी है। यहाँ तक तो आपको बात क्लियर होगी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं कि सैम्पल साइज़ कितना होना चाहिए। तो कुछ डिफरेंट थ्योरीज हैं। स्टीवंस ने एडवाइस किया था कि 15 पार्टिसिपेंट्स पर प्रेडिक्टेड वेरिएबल्स होने चाहिए। अब देखिए ना, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि साइज मैटर्स। अब क्या मतलब है, द मोर पीपल इन योर सैंपल द बेटर द चांस ऑफ द रिजल्ट्स बीइंग रेप्लिकेटेड। अब जितना ज़्यादा सैंपल साइज ज़्यादा होगा, यानी जितना ज़्यादा आपके पास सैंपल्स में इंफॉर्मेशन ज़्यादा होंगी, उतना ज़्यादा रिलायबिलिटी या उतना ज़्यादा आपके रिजल्ट्स की जो आप कह सकते हैं कि उसके अंदर जो कह सकते हैं इंफॉर्मेशन ज़्यादा कंटेन करेगी, ठीक है। उसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि जितना इंफॉर्मेशन ज़्यादा आप यूज़ करेंगे सैंपल्स की, उतना ज़्यादा आपके रिजल्ट्स अच्छे होंगे, ठीक है। However, an even bigger ratio is needed when response variable has skewed data distribution, ठीक है। आप देखें ना, रेशियो जो है, an even bigger ratio is needed when response variable has skewed data distribution. Poor reliability in measures, substantial measurement error reduces size of true relationships of variable. Stepwise method, बहरहाल इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। सिंपली आपको कुछ कॉमन चीज़ें आनी चाहिए कि हाउ टू regress the multiple regression when the information of different independent variables are given। तो ये चीज़ें हमें सिंपल आनी चाहिए, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, हम आपको कुछ कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि क्या होते हैं, कितने बेस्ट आपके पास सैंपल साइज होता है। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि क्या यूज़ कर सकते हैं आप। सो ये हमारा बेसिक पोर्शन था इस लेक्चर का, वो हम कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने बेसिकली देखा है कि हाउ टू डिराइव द नॉर्मल इक्वेशंस फॉर द डिफरेंट प्रेडिक्टर वेरिएबल्स, ठीक है। नॉर्मल इक्वेशंस को ड्राइव करना हमने देखा, उस मेथड को अच्छी तरह, फिर उसको कैसे हमने सॉल्व करना है फॉर द एस्टिमेट्स
जैसे कि ए और B1 B2 के भी हमने इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है मेथड यूज़ करके कोई भी, फिर उसको हमने एट द एंड सब्स्टिट्यूट कर देना है जो आपकी रिग्रेशन इक्वेशन होगी, और फिर हम एट द एंड हमने एग्जांपल देखी है और एग्जांपल्स में 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यूज़ किए हैं और फिर एक सिंपल वाई डिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ किया है। उनके इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी और इक्वेशन बनाई है, ठीक है, फिर नॉर्मल इक्वेशंस बनाए हैं, ठीक है, फिर हमने कंप्लीट टेबल बनाया है जिसमें जितनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी उनके समेशन हमने यूज़ करने हैं, वो हमने नॉर्मल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किए हैं। फिर एट द एंड हमने B1 B2 इनको फाइंड आउट किया है फॉर सॉल्विंग दीज इक्वेशंस, ठीक है। जो भी मेथड आपको इजी लगे उसके थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इनको फिर एट द एंड हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है वाई हैट में, यानी कि रिग्रेशन इक्वेशन बना ली है। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि आप इसको ईजीली प्रेडिक्शन कर सकते हैं फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2, ठीक है। तो ये हमने बेसिक चीज़ें कवर की हैं। फिर इसके बाद इसी लेक्चर में हमारा पार्ट 2 भी होगा जिसमें हम बेसिक चीज़ें देखेंगे नेक्स्ट पार्ट 2 में। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ जिसमें मैंने आपको पहले से बता दिया था कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वेरिएबल कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितना नहीं कर रहा, कौन सा वेरिएबल नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा, इसकी एस्टिमेशन कैसे होती है, इसकी आप टेस्टिंग कैसे करते हैं, इसको थोड़ा सा हमने हिंट देखना है इसका। अब ये तो हमने एग्जांपल देख ली है, फिर इसी एग्जांपल को SPSS सॉफ्टवेयर में भी थोड़ा सा हम देखेंगे किस तरह ये एग्जांपल वहाँ रन हो सकती है और फिर उसको कैसे हम इंटरप्रेट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर जो होगा या स्टेप होगा वो हमने इंटरप्रिटेशन देखना है डिफरेंट, और फिर उसको किस तरह हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू रन करते हैं। तो ये यहाँ तक हमारा पार्ट 1 है। इस लेक्चर का नेक्स्ट हम पार्ट 2 में ये चीज़ें डिस्कस करेंगे जो मैंने आपको बताई हैं अभी। तो इसको अच्छी तरह कवर करें, फिर आप पार्ट 2 को कवर करें। अल्लाह हाफिज़।